हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रू आईएएस एंड पीसीएस। दोस्तों, पूनमलाल दहिया की बुक से हम लोग चैप्टर नंबर 13 को स्टार्ट करते हैं। एंड दिस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर आफ्टर दिल्ली सल्तनत और मौर्यन एम्पायर के बाद। जैसा कि मैं आपको बोलता हूँ, 3 चैप्टर्स बहुत धुरंधर वाले चैप्टर्स हैं हमारे, जिनको हमें बहुत अच्छे से करना चाहिए। एक मौर्यन एम्पायर, एंशियंट इंडियन हिस्ट्री में, मेडिवल में आपका दिल्ली सल्तनत और मुगल एम्पायर। अभी ये बुक मेडिवल तक ही है, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ आपको एंशियंट के। ये एक आपका मौर्यन एम्पायर, दिल्ली सल्तनत और मुगल एम्पायर। ठीक है, तो बात करते हैं मुगल एम्पायर की। इसकी टाइमलाइन को जरा ध्यान से देखो आप लोग एक बारी। 1526 से लेकर 1857 तक, फ्रॉम 1526 टू 1857। 1526 क्यों? मुगल एम्पायर की नींव कब रखी गई थी? इन द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। किसकी लड़ाई किसके साथ? किसकी लड़ाई किसके साथ? इब्राहिम लोदी वर्सेस बाबर। 1526 में कौन जीता? बाबर जीता। 1857 तक की ही टाइमलाइन क्यों है? 1857 में क्या हुआ था? क्या हुआ था? रिवोल्ट ऑफ 1857। ठीक है, तो 1857 के रिवोल्ट के बाद उसके अंदर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने किसको पकड़ा था कि ये हरामजादा है जिसने साथ दिया था सिविल रेविलियंस का, म्यूटिनियर्स का, बहादुर शाह जफर टू। और उसको पकड़कर क्या ले गए थे फिर ये लोग? रंगून। और उसकी आंखों के सामने किसको मार डाला था? उनको, बेटा को। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। अब यहां से आपको कोई डिफिकल्टी नहीं आएगी, मतलब जितनी भी टर्म्स वगैरह आपको थोड़ी बहुत तंग करती थी ना, वैसे तो आप देख ही रहे हो कि एंशिएंट हिस्ट्री के बाद धीरे धीरे इंप्रूवमेंट होती चली जा रही है। आप ये पुरानी टर्म्स बस जानते नहीं हो, क्योंकि इनके आज वो नाम नहीं है जो कि यूज करे जाते हैं हमारी किताबों में। लेकिन अब मुगल एम्पायर से सब कुछ ठीक रहेगा। 90% आपको कंटेंट फेमिलियर ही मिलेगा, मतलब जो एरियाज के नाम होंगे, जो जगहों के नाम होंगे, आप वो जानते हो आज के जमाने में भी। ठीक है, मुगल एम्पायर की नींव रखी गई थी बाबर के द्वारा। ये एक सेंट्रल एशियन रूलर था जो कि क्लेम करता था कि हमारे खानदान की जो जड़ है वो तिमुर से जुड़ी हुई है, जो कि फाउंडर था तिमुरिद एम्पायर का। लास्ट चैप्टर के अंदर हम पढ़ रहे थे ना तिमुर की इन्वेजन को, है ना। बाप की साइड से, ये तिमुर की साइड से था। एंड फ्रॉम चगताई, द सेकेंड सन ऑफ मंगोल रूलर चंगेज खान, अपनी मां की साइड से। लेकिन ये प्राउड किस में फील करते थे? ये अपनी जो लीनेज है ये क्लेम करते थे फ्रॉम द साइड ऑफ तिमुर। तो इनका, इसलिए जो मुगल्स हैं, मुगल्स कभी अपने आप को मुगल्स नहीं बोलते थे, वो तिमुरिद बोलते थे अपने आप को। ठीक है, अब वो अपनी जो लीनेज है, ये हमने 7th क्लास की आवर पास 2 की जो बुक है एनसीईआरटी हमारी मेडिवल इंडियन हिस्ट्री की, वहां पर भी पढ़ा था ये वाला फैक्ट। जब मुगल एम्पायर के चैप्टर को देखा था, उनको पसंद नहीं था कि मां की साइड की जो जड़ है या उनका जो फैमिली का जो रूट है उससे उनको कोई लिंक करे। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? चंगेज खान जो था उसके साथ एसोसिएटेड है, और चंगेज खान का नाम कौन सी करतूतों के साथ एसोसिएटेड है इतिहास में? रेप करा उन्होंने, औरतों की इज्जत नहीं करी कभी, लूटपाट मचाई है, अत्याचार करा है, लोगों को मारा है, इस वजह से ऐसा बोला जाता है चंगेज खान के बारे में। मैंने आपको बताया था, हिस्टोरियंस पता है बहुत ज्यादा दर्दनाक एक व्यू पॉइंट अपना पेश करते हैं चंगेज खान के बारे में। वो ये कहते हैं हिस्टोरियंस कि अगर आप एशिया रीजन से अगर आप बिलोंग करते हो तो आपके अंदर चंगेज खान का खून है, क्योंकि शायद ही ऐसी कोई उस जमाने के अंदर औरत बची हो जिसका चंगेज खान उसकी फोर्सेस ने रेप ना करा हो। तो 1494 में बाबर, सिर्फ उसकी उम्र 12 साल की थी, वो फरगना की गद्दी पर बैठता है। छोटी सी जगह थी, ये प्रिंसिपैलिटी थी इन द ट्रेंस ऑक्सियाना आफ्टर द डेथ ऑफ हिज फादर। सेंट्रल एशिया की बात हो रही है यहां पर, अफगानिस्तान वगैरह के एरिया के आसपास, उज्बेकिस्तान। तो जो सिचुएशन थी सेंट्रल एशिया के अंदर वो स्टेबल नहीं थी, क्योंकि यहां पर जो उज्बेक नोबल्स थे समरकंद में, वो बाबर को मारने के लिए उत्तेजित हो रहे थे। बाबर सिर्फ महज 12 साल का, बढ़ते बढ़ते आगे 15 साल 16 साल का हो गया, लेकिन फिर भी है तो छोटा सा बालक ही, छोटा सा बच्चा ही। तो बाबर जो है, ही लॉस्ट बोथ फरगना एंड समरकंद टू द उज्बेक्स। उज्बेक नोबल्स के हाथ में, उसके चंगुल से, उसके चंगुल से जो भी इसने चीजें जीती थी वो सब कुछ इसको वापस करनी पड़ी। और वो जीती इसने खुद लड़ाई करके नहीं थी, बना बनाए सेटअप इसको
अपनी फादर की साइड से मिला था। तो ही लॉस बोथ फरगना एंड समरकंद उज्बेकिस्तान के अंदर टू द उज्बेक्स नोबल्स। अब जो इसका खानदानी जो जड़ थी सेंट्रल एशिया के अंदर, फरगना, समरकंद, वहां से इसको निकाला गया, इसको वहां से जाना पड़ा। एंड बाबर के लिए सिचुएशन ऐसी थी, एक तरफ कुआं और एक तरफ खाई। सेंट्रल एशिया के अंदर अगर वो वहां पर टिकने का निर्णय लेता है, डिसीजन लेता है, तो वहां पर उज्बेक नोबल्स उसको मार डालेंगे। और भारत के अंदर उसको क्या खबर मिली थी कि कौन रूल कर रहा है यहां पर? इब्राहिम लोदी। दिल्ली सल्तनत की लोदी डायनेस्टी चल रही है, और इब्राहिम लोदी, और इब्राहिम लोदी के ही एक गवर्नर ने, याद है, रिलेटिव ने बुलाया था बाबर को कि इन्वेट करो इंडिया। बाबर इस टाइम पर फरगना और समरकंद में बहुत ही ज्यादा, जैसे एक जिंदगी नहीं होती, थोड़ा है और थोड़े की जरूरत, ऐसी जिंदगी बता रहा था। भीख मांग रहा था, भीख मांग रहा था इन द सेंस कि मेरा कोई साथ दे दो, मुझे आर्मी बनानी है, मेरा युद्ध में साथ दे दो, और अगर मेरा किसी ने साथ दिया और जब मेरी सल्तनत स्टार्ट होगी तो मेरा जो साथ देंगे मैं उनको कभी नहीं भूलूंगा, उनका एहसान कभी नहीं भूलूंगा। मैं उनको फाइनेंस मिनिस्टर बनाऊंगा, होम मिनिस्टर बनाऊंगा, वॉर का जनरल बनाऊंगा, सोने, अशरफिया और मोहरों से उनको नहला दूंगा मैं। लेकिन रोड पर घूमता घूमता जो ऐसी बातें करेगा, जिसके पास सब कुछ था लेकिन अब वो सड़क छाप हो गया है, तो कौन उसकी बातों पर यकीन करेगा? बाबर अपनी मोटिवेशन, अपने डिसिप्लिन, इन सब चीजों के लिए बहुत ज्यादा जाना जाता है, अपनी विल पावर। बाबर के जीवन में जो भी चुनौती आई, बाबर कभी उनसे हारा नहीं। और शायद यही खास बात थी कि इसका जो खून हुमायूं के अंदर जो गया, हुमायूं भी शेरशाह सूरी की वजह से उसको जाना पड़ता है मुगल एम्पायर की गद्दी को छोड़कर, लेकिन फिर भी ही वॉज ऑलवेज पेशेंट। बहुत ही ज्यादा शांतिपूर्वक तरीके से जो भी चुनौतियां उसके सामने आ रही थी उसने उनको कबूला। और यही नेचर, यही एटीट्यूड, यही टॉलरेंस का रवैया अकबर के अंदर भी देखने को हमें मिलता है। तो बात करते हैं सेंट्रल एशिया के अंदर जो सिचुएशन थी वो स्टेबल नहीं थी, और बाबर जो है श्रेया, वो फरगना और समरकंद की गद्दी को, उस एरियाज को, उसकी खानदानी जो भूमि थी, ये जमीन जो थी, ये उनको छोड़ना पड़ता है क्योंकि उज्बेक नोबल्स उसको मार देते। और मन नहीं था उसका, लेकिन एक तरफ कुआ और एक तरफ खाई वाली बात थी मयूर, तो उसको इंडिया आना पड़ता है। और इंडिया में कौन उसका इंतजार कर रहा था? इब्राहिम लोदी। मतलब इंतजार कर रहा था इन द सेंस कि लड़ना तो उससे पड़ेगा ही, शांति व्यवस्था से यहां पर नहीं आ सकता। तो जितने अनगिनत पहले इन्वेडर्स सेंट्रल एशिया से आए हैं, वो एक मकसद के साथ आए थे कि भारत जो है वो सोने की चिड़िया है, भारत के अंदर रिसोर्सेस, वेल्थ हमें काफी ज्यादा देखने को मिलती है। सिमिलर इंटेंशन के साथ बाबर भी जो था, भारत में मिलने वाली वेल्थ से काफी ज्यादा अट्रैक्टेड था, और यही अट्रैक्शन, यही एक्साइटमेंट उसको इंडिया की तरफ लेकर चली आती है। बाबर 1526 से लेकर 1530 तक इसका रूल, इसने नींव रखी मुगल एम्पायर की, जो कि डिसेंडेंट्स है फ्रॉम द ऑफ द मंगोल्स। इसके अलावा तिमरुज की साइड से भी, बाप की साइड को देखें तो ही वॉज टर्किश, मां की साइड को देखें तो ही वॉज अ मंगोलाइट। फादर की साइड से बिकॉज दे क्लेम्ड lineage फ्रॉम द तिमुर, एंड फ्रॉम द मदर साइड मुगल्स यूज्ड टू क्लेम देयर lineage फ्रॉम द चंगेज खान। बट प्राउड फीलिंग उनकी किसमें थी कि उनको तिमुर की साइड से नवाजा जाए, बुलाया जाए, आइडेंटिटी बिल्ड करी जाए। अफगानिस्तान की गद्दी में महज 12 साल का यह होता है, अफगानिस्तान की गद्दी पर बैठता है, उधर का सुल्तान बनता है। रीजन का नाम था फरगना। जब इसका जो फादर था सुल्तान उमर शेख मिर्जा, जब ये मरते हैं तब महज 12 साल का होता है। लेकिन अपनी इस फरगना की गद्दी को इसको छोड़ना पड़ता है, इसका दूर का एक रिश्तेदार होता है उसकी वजह से। बट ही वॉज सून डिप्राइव्ड ऑफ हिज किंगडम बाय अ डिस्टेंट रिलेटिव। उसने मदद मांगी थी किसकी? एक उज्बेक चीफ की, शिबानी खान। अपने आपको पहली बार स्टैब्लिश करता है काबुल में 1504 में।
उसके बाद भारत आने पर मजबूर होता है अफगानिस्तान के रास्ते से थ्रू खाइबर पास। और जो भी इन्वेजन्स नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया से जो होती हैं, आपको मैं हिस्ट्री में पढ़ाता हुआ आया हूं एंशिएंट टाइम से ही, खाइबर पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लोकेशन होती है इंडिया में घुसने के लिए। तो ही वॉज सक्सेसफुल इन कैप्चरिंग भीरा 1519 से 1520 में, सियालकोट 1520 में, और लाहौर 1524 में पंजाब में। अनदर रीजन फॉर बाबर कोविडिंग द पंजाब परगनास वॉज द लिटिल बिट इनकम ऑफ काबुल, जो कि सफिशिएंट नहीं थी इसके एम्पायर को मेंटेन करने के लिए। इसलिए इसने पंजाब को, इन सारे रीजन्स को, पंजाब के भीरा, सियालकोट, लाहौर को कब्जाया, इसने कब्जा करा उनके ऊपर। और उसको यह भी था कि मेरे पास इनकम होनी चाहिए, कल को मुझे वॉर को फाइनेंस करना पड़ सकता है, बिकॉज इसका एक डर था कि कभी भी उज़्बेक लोगों का अटैक जो है वो हो सकता है काबुल पर। तो इसको लगा हिंदुस्तान एक बेटर प्लेस है जहां पर मैं शरण ले सकता हूं और मैं एक अच्छा खासा बेस डेवलप कर सकता हूं अगेंस्ट द उज़्बेक चीफ्स। लेकिन भारत के अंदर उस टाइम पर जो राजनीतिक व्यवस्था थी वो काफी ज्यादा उथल पुथल वाली थी। अब ये इंतजार कर ही रहा था, ये लोधी डायनेस्टी से थोड़ा सा फियरफुल था, स्पेशली उसके रूलर से, सिकंदर लोधी से। सिकंदर लोधी का बेटा कौन, इसके बाद कौन होता है, इब्राहिम लोधी। लेकिन सिकंदर लोधी ये जानता था कि अगर सिकंदर लोधी के कार्यकाल में मैं भारत के अंदर अगर एंट्री लेता हूं तो मैं मारा जाऊंगा, ना ही उसकी सेना के सामने मेरी सेना टिक पाएगी। वॉर स्ट्रेटजिस्ट तो था, मोटिवेशन थी इसके अंदर, विल पावर थी, लेकिन प्रैक्टिकल कंसिडरेशंस को तो नहीं भूल सकते ना। अब भारत के अंदर जो उथल पुथल, जो मैं आपसे बात कर रहा हूं, जो राजनीतिक व्यवस्था जो काफी ज्यादा चरमरा गई थी सिकंदर लोधी की मृत्यु के बाद, इस वजह से भी इसको लगता है दिस इज द राइट टाइम टू एंटर इंडिया। ऐसा माना जाता है दैट ही वॉज इन्वाइटेड टू फाइट अगेंस्ट इब्राहिम लोधी बाय दौलत खान लोधी, जो कि पंजाब का गवर्नर था, एंड आलम खान, जो कि चाचा था इब्राहिम लोधी का, और मेवाड़ का राणा संघ, जिसके बारे में हमने प्रीवियस चैप्टर के अंदर पढ़ा, राजपूताना किंगडम्स में। तो दोनों पार्टीज के बीच में पहला बैटल ऑफ पानीपत होता है 1526। पहला क्यों? क्योंकि इतिहास में कितने पानीपत के बैटल्स हुए हैं? पहला बाबर वर्सेस इब्राहिम लोधी, दूसरा अकबर वर्सेस हेमू, तीसरा मराठास वर्सेस दुरानी एम्पायर, अहमद शाह अब्दाली। मराठास वर्सेस संजय दत्त, है ना। शाइनी नाम नहीं था उसका, वो एक बात बता रहा हूं मूवी को रिलेटेड, ठीक है। तो राणा संघ ऑफ मेवाड़, जब इसकी गद्दी इससे छिनती है फरगना में, और काबुल से भी जब इसको भागना पड़ता है, मतलब वही कुल मिलाकर अफगानिस्तान का एरिया, उज़्बेक चीज वहां पर हावी होने की कोशिश करते हैं, खानदानी जमीन जब चली जाती है, खानदानी किंगडम जब बना बनाया वहां पर चला जाता है, बेघर हो गया ना काइंड ऑफ। बताओ, सड़कों पर घूम रहे लवारिस हो गया ना, इसका मतलब अफगानिस्तान में। अपने आर्मी जनरल को कहता है उस टाइम पर, आर्मी जनरल कोई होता नहीं है, वो बाद में इसका जाके वो दोस्त बनता है। और यही मैं आपको इसके बारे में बताता रहता हूं कि इसकी जो बुक थी, बताओ कौन सी बुक थी, इसने कौन सी ऑटोबायोग्राफी लिखी? बाबरनामा। वो बायोग्राफी थी कि ऑटोबायोग्राफी? ऑटोबायोग्राफी। क्या डिफरेंस होता है बायोग्राफी और ऑटोबायोग्राफी में? खुद लिखते हैं, और बायोग्राफी जब हम किसी और के बारे में टिप्पणी करते हैं, है ना। तो क्या यह निराश था कि फरगना की गद्दी इसके हाथों से चली गई थी? दुखी था? नहीं। अपनी बुक में जिक्र करता है पहली लाइन में, बाबरनामा में, क्या हुआ जो मैदान जंग हार गए, अभी अदम, क्या हुआ जो मैदान जंग हार गए, अभी सब कुछ नहीं आ रहे। क्या नहीं आ रहे? वो अधम साहस और इच्छा शक्ति जो किसी के आगे सजदा करने को तैयार नहीं।
इंग्लिश वर्जन आप इसका अगर पढ़ोगे अमेजन से मंगवाकर, उसमें पहली लाइन लिखी रहती है, वॉट दाउ द फील वी लॉस्ट, एवरीथिंग इज नॉट लॉस्ट, दैट अनकॉन्करेबल विल एंड मोटिवेशन दैट इज नॉट रेडी टू गो इन फ्रंट ऑफ एनीवन। तो ऐसा माना जाता है कि ये चीज याद रखना कि इब्राहिम लोदी से लड़ने के लिए बाबर को इनवाइट करा गया था बाय दौलत खान लोदी, पंजाब का गवर्नर, आलम खान इब्राहिम लोदी का चाचा, और राणा संग ऑफ मेवाड़, इनकी मिली भगत थी। तो पहला युद्ध होता है पानीपत का 1526 में। एक चीज रुकना जरा, मैं इसकी, मुझे एग्जैक्ट डेट भी पता है, याद नहीं आ रही है। क्या नाम है उसका, स्टेट पीएससी में इस तरीके के क्वेश्चन आ जाते हैं। 20 अप्रैल, हाँ 20 अप्रैल 1526, ठीक है, और चला अगले दिन तक 21 अप्रैल 1526, ठीक है। तो 21 टू 21 अप्रैल 1526, ओके। और पानीपत कहां पर है, हरियाणा में है, ओके। तो दिस वॉज वन ऑफ द डिसाइसिव बैटल। डिसाइसिव बैटल मतलब क्या, या तो बाबर जिएगा या इब्राहिम लोदी जिएगा। जो भारत के इतिहास में लड़ा गया बिटवीन इब्राहिम लोदी एंड बाबर। इब्राहिम लोदी इस बैटल में हार जाता है, एंड बाबर जो था, he was not only able to take control, सिर्फ दिल्ली के ऊपर कंट्रोल और आगरा के ऊपर कंट्रोल नहीं, बट ही ऑल्सो गॉट द रिच ट्रेजर्स ऑफ द लोदीज। मतलब लोधी डायनेस्टी को खत्म करके अब क्या बनाएगा, किसकी नींव रखेगा, मुगल एम्पायर की। याद रखना एक बात, ये कभी भी अपने आप को मुगल्स बोलते थे क्या, नहीं, है ना, तिमुरिड्स बोलते थे अपने आप को। तो बाबर के क्या हिस्टोरियंस ऐसे दे देते हैं, और कभी कभार जो इनके कंटेम्प्रेरी जो रूलर्स थे वो इनको एक टाइटल दे देते थे, ऐसा कि मंगोलाइट्स हैं, तो ऐसे करते 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 मुगल्स हो गया वो नाम, जबकि इनको पसंद नहीं था, इसलिए मुगल्स नाम यूज नहीं करते थे, बिकॉज वो उनके मंगोल ओरिजिन को, चंगेज खान की जड़ को दर्शाता मम्मी की साइड से, लेकिन इनको वो पसंद नहीं था, बिकॉज ही वॉज द रेपिस्ट, अत्याचारी, ठीक है, और खून खराबे के साथ इन्वॉल्व होने वाला, इस वजह से ये अपने आप को थोड़ी सी डिसेंट इमेज वाला रखना चाहते थे। समझ में आ गया कुणाल, आगे बढ़ूं, ठीक है। तो इब्राहिम लोदी हार जाता है, बाबर जो है वो दिल्ली और आगरा के ऊपर कंट्रोल पाता है, ना कि सिर्फ कंट्रोल पाता है, बट उसको लोदीज का बना बनाया जो सेटअप होता है, उनके जो सोने, अशरफिया, मोहरे, जो भी उनकी तिजोरी होती है, पूरी की पूरी बना बनाया सेटअप, रीजन्स जिन जिन के ऊपर उन्होंने कॉन्क्वेस्ट कर रखा होता है, वो सारा का सारा सेटअप इससे बना बनाया मिल जाता है। तो इस युद्ध को इंपॉर्टेंट युद्ध क्यों माना जाता है, क्या खास बात थी इस युद्ध के बारे में। बाबर की जो फोर्सेस की जो संख्या थी वो काफी ज्यादा कम थी। इब्राहिम लोदी की जो ट्रूप से देवर 1 लाख इन नंबर श्रेया, जबकि बाबर के सिर्फ 12,000 सैनिक ही थे, लेकिन फिर भी वो क्यों जीत गया, बिकॉज ऑफ वेल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ हिज आर्मी। रणभूमि में उसने एक स्ट्रैटेजी यूज करी थी, इस स्ट्रैटेजी का एक नाम है, मैं कृष्ण रेड्डी की बुक से आपको बताऊंगा, क्रॉस चेक करके, मैं फिर से भूल गया, मैंने प्रिपेयर करके रखा हुआ था उसे, मुझे लिख लेना चाहिए था, आई एम सॉरी। एक यार मेरे बस इतना पता है मुझे कि देखो, मैंने देखा तो था उसे अभी कुछ टाइम पहले, मैं बस लिखना भूल गया उसे। ये देखो, यहां पर है इब्राहिम लोदी की फोर्सेस, आप बताना मतलब शाइनी के ये यही वो स्ट्रैटेजी है क्या। ये इब्राहिम लोदी के बीच में फोर्सेस हैं, इनको यहां से घेरा जाएगा, इनको यहां से घेरा जाएगा, और फ्रंट में इनके ऊपर से अटैक करा जाएगा। अगर ये वाली फोर्सेस डाई डाउन करती है, हार जाती है, ये फटाफट से इनको घेराबंदी इसकी स्टार्ट कर देंगे। ये भी अगर हार जाती है, ये इसकी घेराबंदी स्टार्ट कर देंगे, और दोबारा ये फोर्सेस के अंदर कुछ तो पावर रह जाएगी, दोबारा से इसके ऊपर अटैक करेंगे, यानी कि ट्रिपल शॉट अटैक करा जाएगा उनके ऊपर, 2 जगह से घेराबंदी कर बार बार उसको कंफ्यूज कर जाएगा, ठीक है। फिर चाहे वो कितनी भी सेना का यूज कर ले, कितने भी हाथी का यूज कर ले वो, लेकिन सिर्फ 12,000 सैनिक की उनकी फोर्सेस थी, और इसके पास बहुत कमाल के तीरंदाज थे जो एरो चलाते थे, बो एंड एरो चलाते थे, उनका निशाना बहुत अच्छा था, बहुत परफेक्ट निशाना था, ठीक है। तो बाबर की मिलिट्री टैक्टिक्स के बारे में जितनी तारीफ करी जाए उतनी कम है। ही इफेक्टिवली अप्लाइड द
रूमी ऑटोमन मेथड ऑफ वॉरफेयर। मैं इसी को जो आपको बता रहा हूं ना, इसी का एक दूसरा नाम दे रखा है कृष्णा रेड्डी की बुक में। ये तो चलो आपके सामने है ही, उसमें दे रखा है, उसके बाद उसमें एक्सप्लेनेशन दे रखी है, वो मैं आपको बताऊंगा। तो ही इफेक्टिवली अप्लाइड द रूमी या फिर ऑटोमन मेथड ऑफ वॉरफेयर, ऑल्सो नोन एज तुलगुमा या टुलगुमा सिस्टम ऑफ वॉरफेयर, वेयरइन ही एनसर्कल्ड इब्राहिम लोदीज आर्मी फ्रॉम बोथ फ्लैंक्स, जैसा कि मैं आपको डायग्राम बनाकर दिखा रहा था। सेंटर से क्या होगा, हिज कैवेलरी माउंटेड द अटैक, मैंने आपको एरो बनाकर दिखाया था ना अभी, बीच में से ही अटैक होगा। इब्राहिम लोदी की फोर्सेस यहां पर है, इसको यहां से भी घेर लो, इसको यहां से भी घेर लो, ओके। तो फ्रॉम द सेंटर हिज कैवेलरी, जो घड़सवार की जो फोर्सेस है, दे माउंटेड अटैक, वो सामने से मारेंगे विद एरोस एंड गन फायर्स अंडर एक्सपर्ट ऑटोमन गनर्स। दो गनर्स इसके पास बहुत सारे, बहुत एक्सपर्ट, उस्ताद अली और मुस्तफा। और ये बीच बीच में गड्ढे भी बनाएगा, बैरिकेड्स बनाएगा। इट प्रोवाइडेड एडिक्वेट डिफेंस अगेंस्ट द मार्च ऑफ द आर्मी। होता क्या था, युद्ध ना कभी भी एकदम से स्टार्ट नहीं होता है। जैसे कि अगर मैं आपको एपिक्स के ऊपर लेकर जाऊं, महाभारत के ऊपर, आपको पता है ना शाम के बाद युद्ध नहीं कर सकते हैं, और युद्ध की एक डेट जो है वो सुनिश्चित करी गई थी कृष्ण जी के द्वारा, जिसको एग्री करा था सामने वाली फोर्सेस ने अंडर द एबल गाइडेंस ऑफ भीष्म पितामह। कमांडर इन चीफ थे ना वो, कौरवों के सेनापति, पांडवों के सेनापति, जो लीड करने वाले यहां से धृष्टद्युम्न और शिखंडनी। क्या होता था, युद्ध की नीति एक होती है, आपको डेट डिसाइड करनी पड़ती है, आपको टाइम डिसाइड करना पड़ता है। यहां पर जब डेट डिसाइड हो गई थी ना, बाबर देखो ऑब्वियस सी बात है, जिसके सामने एक तरफ कुआं एक तरफ खाई वाली जो स्थिति हो, तो वो पूरी रात सोएगा तो नहीं पर्सन। ऐसा कहा जाता है हिस्टोरियंस के द्वारा कि बाबर ना एक शाम पहले, एक रात पहले पानीपत की धरती को देखने गया था। ऑब्वियस सी बात है, जब सुबह लड़ाई होने वाली है, अब ऐसा तो है नहीं कि वो दक्षिण भारत में बैठा होगा और अगली सुबह आएगा हरियाणा, पास में कहीं होगा ना शायद ही, वो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर पर। इब्राहिम लोदी की फोर्स दिल्ली से रेडी है पानीपत जाने को। सुबह युद्ध होना था स्टार्ट, और दोनों के बीच में स्टार्ट हो गया था कि जैसे ही सूर्योदय होगा तो हम युद्ध लड़ेंगे। हिस्टोरियंस के द्वारा ऐसा माना जाता है, ऐसा कहा जाता है, इस चीज को मैंने क्रॉस वेरीफाई भी करा कृष्णा रेड्डी की बुक से, उसमें और गूगल से भी, कि हिस्टोरियंस ने ये बोल रखा है, बहुत सारे हिस्टोरियंस ने ये वाली चीज बोल रखी है कि एक शाम पहले, एक रात पहले वो युद्ध भूमि का एक जायजा करने गया था, देखने गया था उसको कि क्या है, क्या मैं करूंगा। तो बाबर के बारे में ऐसा बोला जाता है कि साइकोलॉजी बहुत स्ट्रांग थी, जैसा कि मैं आपको शुरू से बता रहा हूं, इसकी विल पावर बहुत स्ट्रांग थी। तो वो पूरा का पूरा रणभूमि का एक मैप ना अपने दिमाग में बना लेता है। आपने दृश्यम 2 देखी होगी, जैसे उसके अंदर जब अक्षय खन्ना का पहला सीन आता है, डीसीपी होता है ना वो पुलिस में, उसका पहला सीन आता है, वो अकेले बैठ के चेस खेल रहा होता है। तो गाय टंडो कहता है पागल है कि अकेले बैठ के चेस खेल रहे हैं। तो उसका कलीग कहता है, जो एक और पुलिस ऑफिसर होता है, सारा गेम इनके दिमाग के अंदर चल रहा है, ये गोटियों को छुएंगे भी नहीं, और पहली चाल तब तक नहीं चलते जब तक ये अपनी आखिरी चाल के बारे में ना सोच लें। सिमिलर बिल्कुल रवैया बाबर का था, सेम रवैया। वो सीन अभी क्लास के बाद मैं आपको भेजूंगा वीडियो रिकॉर्डिंग करके, अगर मेरा वो, तो सेम रवैया बिल्कुल बाबर का था। जैसे क्या होता है, आप जब फोर साइटेड नेचर के होते हो ना, तो आप पूरा रोड मैप आप सामने ही सोच लेते हो। जैसे ऑब्वियस बात है श्रेया, आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपके मंथ में टारगेट्स फिक्स है ना, दिसंबर में इतना कोर्स होना चाहिए, जनवरी में इतना होना चाहिए, इस टाइम पर हम रिवीजन करेंगे, यहां पर हमें पीटी दृष्टि पढ़नी, यहाँ बजट या इकोनॉमिक सर्वे, ये प्रीलिम्स का महीना, ये मेंस का महीना। तो ये फोर साइडेडनेस ही तो है। अगर हम रोज कुछ भी रैंडमली करते चले, विदाउट टारगेट्स, विदाउट गोल्स, कुछ भी करके, तो हम कहीं के नहीं है, फिर वो मेहनत डायरेक्शनलेस है हमारी। बाबर का ये रवैया नहीं था, और बाबर को ये चीज बचपन में, शुरुआती जीवन के दौर में ही समझ में आ गई थी। 12 साल की उम्र का एक लड़का होते ही कितना वो एक बालक होता है, वो क्या करता है, वो मजे करना चाहता है, लेकिन बाबर के कंधों पर रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत थी। और मैंने आपको हमेशा से इतिहास में एक चीज बताई है, इतिहास का ये नियम रहा है, चाहे वो इंडियन हिस्ट्री हो, चाहे वो वर्ल्ड हिस्ट्री हो, 3 चीजें अगर इंसान के हाथ से जाएंगी वो उसको कभी भी पसंद नहीं आएगा, जर, जमीन और जोरू। उसकी जमीन, जर, गाय भैंस भेड़ बकरियां, उसकी जमीन, उसका लैंड और उसकी बीवी, अगर ये 3 चीजें किसी और की हो गई ना, इंसान को कभी पसंद नहीं आएगा। आपको समझ में आता होगा कि सर आप
जर की बात और जमीन की बात करते हो वो तो हमारे पल्ले पड़ जाती है, लेकिन जोरू की बात करके दिखाओ। जोरू की बात आप राजपूतानी औरतों से पूछो, जब बात ये आ रही है कि उनका जो राजा है वो रणभूमि में मारा गया है, तो वो जौहर क्यों परफॉर्म कर रही है? बताओ, जौहर क्यों परफॉर्म कर रही है? आपने पद्मावत मूवी देखी होगी, श्रेया, दीपिका पादुकोण शाहिद कपूर से परमिशन मांगती है जौहर करने की कि अगर तुम मर गए, मैं अपनी बॉडीली इंटेग्रिटी को किसी के हवाले नहीं होने दूंगी, मैं जौहर परफॉर्म करूंगी, इस चीज की परमिशन तुम्हें मुझे देनी पड़ेगी। जब वो एक गाना आता है, एक दिल है एक जान है, वो एक, आप देखना कभी, वो एक सफेद कपड़ा लेती है, एक साड़ी लेती है, और उस पे कि शाहिद कपूर उसको इस चीज की परमिशन दे। शाहिद कपूर इस जौहर करने की उसको परमिशन दे, वो उस पर उसकी मोहर ले लेती है। जस्ट अ मिनट, ये देखो ये परमिशन इसकी। उसकी आंखों में आंसू है, उसको डर है कि पति मर ना जाए रणभूमि के अंदर, लेकिन अगर तुम मर गए तो जौहर परफॉर्म कर लिया जाएगा हम लोगों के द्वारा, इसकी मुझे परमिशन दो। ये है वो वादा। ये जौहर के लिए राजीनामा होता था जो औरतें अपनी पति से मांगती थी। इसलिए मैं आपको कहता हूँ मूवीज को ध्यान से देखा करो। और मैंने आपको ये बताया भी था, दिल्ली सल्तनत में संजय लीला बंसाली बहुत डीप स्टडी करके कोई भी मूवी बनाता है। अगर आप उसको उस परस्पेक्टिव से समझते हो तो आपको हिस्ट्री भी समझ में आएगी। ठीक है, खैर छोड़ो ये सब बातें, आगे बढ़ते हैं। कहाँ गया तो ये, तो फ्रॉम द सेंटर हिज कैवलरी माउंटेड अटैक विद एरो एंड गन फायर। उसके पास दो, मैं आपको तीर कमान वाली जो बात कर रहा था, ये तीर भी बहुत अच्छा चलाना जानते थे, लेकिन ये जो गन वाली बात हो रही है, इसके पास दो बहुत अच्छे गनर्स थे, उस्ताद अली और मुस्तफा। इसके बाद ये ट्रेंचेस बनाना भी जानता था, बैरिकेड्स बनाना भी जानता था। और जैसा कि मैं आपको बता रहा हूं, इसने पूरी जकाजा ले लिया था एक शाम पहले एक रात जाकर, कि रणभूमि में कहां का अपने हाथी खड़े कर पाऊंगा, कहां का घुड़सवार खड़े कर पाऊंगा, कहां मैं मुस्तफा को लगाऊंगा, कहां मैं उस्ताद अली को लगाऊंगा। इसने पूरा का पूरा ये ओवरव्यू ले लिया था। तो बाबर ऑक्यूपाइड दिल्ली एंड इसने अपने बेटे हुमायूं को भेजा था आगरा के ऊपर कब्जा करने के लिए। एंड बाबर प्रोक्लेम्ड हिमसेल्फ एज द एम्परर ऑफ हिंदुस्तान। अब मुझे एक बात बताओ, ये गन फायर यहां पर यूज कर रहा है, तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि अराइवल ऑफ बाबर इनटू इंडिया लेड टू द इंट्रोडक्शन ऑफ गन पाउडर एंड गन फायर? नहीं ना। अब ये चीज आपको क्लियर है ना? बिल्कुल ठीक है। बाबर ने दिल्ली के ऊपर कब्जा करके रखा हुआ था एंड सेंट हिज सन हुमायूं टू सीज आगरा। एंड बाबर ने अपने आप को क्या बोला? मैं हूं शहनशाह हिंदुस्तान, एम्परर ऑफ हिंदुस्तान। पानीपत के अंदर जो विजय मिली जो बाबर को, वो उसको एक कॉन्फिडेंस देती है, उसको एक मोटिवेशन देती है। भाई क्यों नहीं आएगा कॉन्फिडेंस यार, जब आप मौत के मुंह से, मौत को धोखा देके करके वापस आकर आ जाते हो। 12,000 आपके सोल्जर्स, 1 लाख सामने वाले शत्रु के सोल्जर्स, दुश्मन के सोल्जर्स, लेकिन आप अपनी स्ट्रेटजी के बेसिस पर किसी को भी हरा सकते हो। बाबर से आप ये चीज सीख सकते हो। यहां पर पूरी बात लिखी नहीं गई है। पूनम दलाल भैया की बुक, मुझे एक चीज बस इसके बुक के बारे में खराब लगती है, ये ना हिस्ट्री को हिस्ट्री की तरह पोर्ट्रे करते हैं। मतलब काफी अच्छी है ये बुक, लेकिन हिस्ट्री ना विदाउट इमोशंस बेकार होती है। आप रूलर्स की साइकोलॉजी को तो समझने की कोशिश करो। ये करता क्या था, ये जब भी कोई युद्ध होता था, कोई भी बैटल होता था, कोई भी एम्पायर के ऊपर खतरा मंडराता था, ये ना शराब, शवाब, मदिरा, ये सब कुछ बैन कर देता था। ये इवन इस हद तक परमिशन देता था कि अगर कोई हरम में किसी भी औरत के साथ, इंक्लूडिंग अपनी बीवी के साथ, अगर मेकआउट करता हुआ पकड़ा गया ना, तो उसका कैस्ट्रेशन हो जाएगा, उसके प्राइवेट ऑर्गन्स काट दिए जाएंगे। इतना खौफ था इसमें। बाबर की ताकत को जान गया था उस जमाने के अंदर, पावर ऑफ सीमेंट रिटेंशन। ये चीज ना हिस्ट्री की किताबें हमें बताती नहीं है। अब बाबरनामा पढ़ोगे ना, मैंने पढ़ रखा है बाबरनामा को, बाबरनामा पढ़ोगे आपको ये चीज समझ में आएगी। और ये चीज उसके खानदान वालों ने, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और सबसे खतरनाक औरंगजेब, जिसने अडॉप्ट करा था कि कभी भी ना शारीरिक सुख
किसी भी युद्ध से पहले 1 महीने पहले बंद कर दो। अपने सीमेन को बॉडी से बाहर मत आने दो, उसको नरिश करो, यूज करो उसको दिमाग दिमाग विल पावर, मेंटल पावर को बढ़ाने के लिए, अपनी एनर्जी को बढ़ाने के लिए। मर्दानी जो ताकत है उसको खो मत किसी भी हरकत की वजह से। ये बाबर बहुत अच्छे से जान गया था उस जमाने के अंदर। जैसा कि मैं आपको शिवलिंग के एग्जांपल से बताता रहता हूं हिस्ट्री में कि सांप अकॉर्डिंग टू हिंदू माइथोलॉजी इट इज द ओनली रेप्टाइल हु हैज अ पावर टू कन्वर्ट हिज पॉइजन टू मनी। बाबर ये चीज बहुत अच्छे से जानता था। तो विक्ट्री एट पानीपत प्रोवाइडेड बाबर अ फर्म ग्राउंड, उसको मोटिवेशन मिलता है कि वो अपनी पोजीशन को कंसोलिडेट कर सकता है, बट एट द सेम टाइम नई नई चुनौतियां उसके सामने थी। ऑब्वियसली बात है, भारत पहली बार आया है, जानता नहीं है अभी कुछ भी, और शत्रु और बैठे हुए हैं, लेकिन एक कॉन्फिडेंस है कि भाई मैंने जो सल्तनत का जो सुल्तान था इब्राहिम लोदी, दिल्ली सल्तनत को ध्वस्त कर दिया। कितना बड़ा कॉन्फिडेंस, सिर्फ 12,000 सैनिक के साथ, जबकि सामने वाले के पास तो 10 गुना ज्यादा थे, मेरे से लाख या फिर 1,20,000 के आसपास थे। तो नई नई चुनौतियां क्या थी, इसके जो नोबल्स और कमांडर्स थे ये ना सेंट्रल एशिया वापस जाना चाहते थे, बिकॉज इनको भारत का जो वातावरण था, जो क्लाइमेट था, वो पसंद नहीं आ रहा था। एंड दे ऑल्सो फेल्ट एलिनेटेड कल्चरली। ये कहाँ हम आ गए हैं, औरतें घूंघटों में घूम रही है, खाने पीने का कुछ अच्छी व्यवस्था मिलती नहीं है, हमारा क्या कल्चर है, लोग यहाँ पता नहीं कौन कौन से फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट करते हैं, मजा नहीं आ रहा है यहाँ पर। ऐसा इसके नोबल्स और कमांडर्स ने बोला। राजपूत जो थे अंडर द छत्र छाया ऑफ राणा संघ द किंग ऑफ मेवाड़, पहले तो इनवाइट कर लिया इसको राजपूत राजाओं ने, मैं राणा संघ की बात नहीं कर रहा हूं, राजपूत राजा ने पहले तो इनवाइट कर लिया इसको। और भी राजपूत राजा तो थे उसके सपोर्ट में थे कि इब्राहिम लोदी को सत्ता से उखाड़ के फेंकना है, लेकिन उनको क्या पता था कि बाबर वापस नहीं जाएगा, उसके इरादे हिंदुस्तान में टिकने के हैं। अब वो मुगल फोर्सेस को यहां से वापस भेजना चाह रहे हैं, ये जाने को तैयार नहीं है। क्यों क्यों क्या करेगा वापस जाके, उज्बेक चीफ से भाग के तो आया है, मौत को गले लगा के तो हिंदुस्तान के अंदर आया है। मजाक मजाक के लिए लड़ा था इसने बैटल ऑफ पानीपत, कि इब्राहिम लोदी के अंकल ने इनवाइट कर दिया, इसने उसने इनवाइट कर दिया तो चलो भारत की, चलो चलते हैं। वो पागल हो गया, 12,000 सैनिक के साथ रिस्क लेगा अपना इब्राहिम लोदी से लड़ने का, कुछ तो सोच समझ के करा ही होगा उसने। तीसरी चुनौती, तीसरी डिफिकल्टी, तीसरी प्रॉब्लम, अफगान्स। हालांकि दे वर डिफीटेड एट पानीपत, लेकिन ये अच्छी खासी फोर्स फिर भी थे इन द ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ यूपी, बिहार एंड बंगाल। अब इसे दिक्कत क्या है, बाबर अपनी सल्तनत को जाकर कहां पर स्टैब्लिश करेगा, कौन सी जगह पर, दिल्ली या आगरा। अगर वो ईस्टर्न साइड और ज्यादा जाना चाह रहा है, चलो आगरा की तरफ जाना चाह रहा है, यानी कि यूपी बंगाल और बिहार में जो ये अफगान फोर्सेज है, अफगान फोर्सेज मतलब कौन, दिल्ली सल्तनत वालों को कहा जा रहा है। इब्राहिम लोदी के बाद जो लोदी डायनेस्टी के बाद जो बच गए, कुल मिलाकर दिल्ली सल्तनत की फोर्सेस वो अभी तक यहां पर तैनात हैं और पावरफुल हैं यूपी, बिहार और बंगाल में। अगर बाबर को डर था अगर दोबारा इनकी अलायंस कोलिशन वगैरह जो बनती है तो कहीं जीती जिताई टेरिटरीज में दोबारा हार ना जाऊं। तो बाबर दस कन्विंसेस कंपेनियंस एंड नोबल्स कि तुम रुको यहां पर, और जब तक हमारी टेरिटरीज कंसोलिडेट नहीं हो जाती हैं प्लीज मेरा साथ दो। नोबल्स हु वर नॉट इनकाइंड टुवर्ड्स स्टेइंग बैक, इनको बोला गया जाओ काबुल वापस चले जाओ। जैसा कि आपने पद्मावत मूवी के अंदर भी देखा होगा, कभी कभार ना बगावत शुरू हो जाती थी। पद्मावत मूवी के अंदर आप लोगों ने देखा होगा जब सिबसल्लाउल्लाह खान जो कमांडर होता है अलाउद्दीन खिलजी का, जब सिबसल्लाउल्लाह खान टेंट में घुसता है अलाउद्दीन के, और अलाउद्दीन चित्तौड़ किले के बाहर पूरे का पूरा अड्डा बनाकर बैठा होता है, वो कहता है ना युद्ध ना होने के कारण जो हमारी फोर्सेस हैं सुल्तान, उनकी तलवारें बेकाबू हो रही हैं, और जो फोर्स है हमारी वो बगावत पर उतर आई है। तो जाकर तो याद है आपको अलाउद्दीन खिलजी एक मोटिवेटिंग स्पीच देता है, जिस किसी को भी दिल्ली जाना है वो जाए, हमें गले लगाए, अपने सुल्तान को इज्जत बख्शे, गले लगाए और चले जाए वापस दिल्ली। ये सेम रवैया बाबर का भी था।
जिसको रोक सका मोटिवेशन के साथ उसको रोक लिया, जिसको जाना है चले जाओ। तो इवन एज ही सक्सीडेड इन दिस डिफिकल्ट टास्क, ही फाउंड हिमसेल्फ इनवाइटिंग द हॉस्टिलिटीज ऑफ राणा संघ। राजपूतानी फोर्सेस अंडर द छत्र छाया ऑफ राणा संघ, मेवाड़ का राजा, ये बहुत हावी हो रहा था। हरामजादा यही था इनवाइट करने वाला। जब दौलत खान लोधी ने बोला ना, पंजाब के गवर्नर आलम खान ने इब्राहिम लोधी के अंकल ने शानी कि हम लोग बाबर को बुला ले, इब्राहिम लोधी को मार डालेगा, हाँ बुला लो, डिनर मेरी तरफ से। अब जब इसको पता लगा वो वापस तो नहीं जा रहे हैं, क्या बात कर रहे हो, तो फिर उसी के खिलाफ षड्यंत्र रचने की कोशिश कर रहा है और सोच रहा है कि मैं इसको हरा दूंगा। डर नहीं लग रहा इसको इस बात से कि उसने इब्राहिम लोधी को हरा दिया। इसको क्या लगता था, इब्राहिम लोधी को हम भी हरा देते, वो आ गया तो कौन सी बड़ी बात है। अभी पता लगेगा कैसे, अभी देखना क्या करेगा बाबर इसका। राणा संघ जो है, ही हैड एक्सपेक्टेड बाबर टू रिटर्न टू काबुल, लेकिन जब उसने बोला, जब इसको पता लगा कि वो हिंदुस्तान में रहेगा हमेशा हमेशा के लिए, और बेटा तुम तो एक रीजन तक सीमित हो, उसने तो नींव भी रख दी है मुगल सल्तनत की, और अब वो है शहनशाह आलम। उसने प्रोक्लेम कर दिया फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत के बाद अपने आप को शहनशाह हिंदुस्तान। इसको बड़ा झटका लगता है, इसके इरादों को बड़ा झटका लगता है, इसके टेरिटोरियल एम्बिशंस को। तो दोनों के बीच में लड़ाई होना सुनिश्चित था। दोनों आमने सामने टकराते हैं एट बैटल ऑफ खनवा 1527 में नियर फतेहपुर सिकरी, जो कि आगरा से 40 किलोमीटर दूर है। फतेहपुर सिकरी के अंदर आप ये स्ट्रक्चर जानते होंगे, ये देखो, ये फतेहपुर सिकरी, फतेहपुर सिकरी का ये फोर्ट है, किला है, किला। आगरा से 40 किलोमीटर दूर है। और ऐसी जगहों पर, और यहां पर आपको पता है ना, अकबर जो है रिलीजियस लीडर्स को बुलाता था डिस्कशंस करने के लिए, डिबेट्स करने के लिए, अंडर द बैनर ऑफ हिज न्यू रिलीजन नोन एज दीन इलाही। इसके दूसरा नाम भी होता है ना, चलो बताऊंगा मैं, अभी अकबर अभी आएगा टॉपिक तब मैं आपको बताऊंगा। दीन इलाही बहुत कम किताबें यूज करती है, लेकिन आपको वो पता होना चाहिए, वही एक्चुअली रियल नाम होता है। बैटल ऑफ खनवा तो 1527 के अंदर लड़ा गया फतेहपुर सिकरी के पास, आगरा से 40 किलोमीटर दूर। इट वॉज वन ऑफ द मोस्ट फियर्सली कंटेस्टेड बैटल्स इन इंडियन हिस्ट्री विच वॉज फॉट बिटवीन बाबर एंड राणा संघ ऑफ मेवाड़, और उसके राणा संघ का साथ देने वाले जो उसके दोस्त थे, उसके जो एलीज थे। राणा संघ इस युद्ध में हारा जाता है, और बाबर की जो पोजीशन होती है दिल्ली आगरा रीजन में, वो कंसोलिडेट हो जाती है। इस युद्ध के बारे में अगर हम जाने तो मेवाड़ का जो राणा संघ था, ही एंजॉयड द सपोर्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ राजपूत चीफ्स। और किस किसने इसका साथ दिया? जलोर के राजा ने, सिरोही के राजा ने, डूंगरपुर के राजा ने, और अंबर के राजा ने, एलोंग विद राजा मेदिनी राय ऑफ चंदेरी इन मालवा। याद है प्रीवियस चैप्टर में इसके बारे में हमने पढ़ा था। एंड हसन खान ऑफ मेवत एंड महमूद लोधी, जो छोटा बेटा था सिकंदर लोधी का। बाबर ने अपनी साइड से वॉर डिक्लेयर करा था राणा संघ के खिलाफ, क्योंकि बाबर जानता था जब तक राणा संघ को शांत नहीं करा जाएगा, इसको चुप नहीं करा जाएगा, तब तक मैं भारत में और कुछ करने का नहीं सोच सकता हूं। तो जब बाबर को पता लगा इसके साथ इतने सारे इसके दोस्त हैं, राजपूत चीफ्स हैं, जलोर के, सिरोही के, डूंगरपुर के, अंबेर के, राजा मेदिनी राय चंदेरी का, हसन खान मेवात का, महमूद लोधी छोटा बेटा सिकंदर लोधी का, सब इसका साथ दे रहे हैं। बाबर ने कहा कोई बात नहीं, राणा संघ मेरा टारगेट है, इसको हराना जरूरी है। बाबर ने अपनी फोर्सेस का मोटिवेशन हाई करने के लिए ही डिक्लेयर्ड द वॉर अगेंस्ट राणा संघ टू बी अ जिहाद, कि ये लीगल है, और जो मैं इस युद्ध में करूंगा, जितने लोग मारे जाएंगे, वो धार्मिक होगा, धर्म की नजरों में लीगल होगा। एंड ही अडॉप्टेड द टाइटल ऑफ गाजी आफ्टर द विक्ट्री, स्लेयर ऑफ द फोर्सेस, स्लेयर ऑफ द एनिमल फोर्सेस। गाजी का मतलब होता है स्लेयर,
काट डालता है जो एनिमी फोर्सेस को, अपने शत्रुओं को। तो बाबर ने अपनी पोजीशन को स्ट्रेंथन करा बाय फर्दर कॉन्करिंग द चेन ऑफ फोर्ट्स इन ग्वालियर, धौलपुर, आगरा के ईस्टर्न साइड में, लार्ज पार्ट्स ऑफ अलवर फ्रॉम हसन खान मेवाती, कि तू साथ दे रहा था। हसन खान मेवात जो है मेवात का, उसी को बोला जाता है हसन खान मेवाती। 1528 में अब ये जो है क्या नाम है, राणा संग तो हार गया, लेकिन ये और भी तो हरामजादे इसका साथ दे रहे थे, राजा मेदिनी राय, हसन खान, महमूद लोदी। तो इनके साथ अलग से युद्ध लड़ना पड़ता है। शत्रु को ये लगता है जो उसके अलीज थे ना इसके राणा संग के, कि राणा संग तो बेवकूफ था, ये हार गया, हम तो हराने की दम रखते हैं बाबर को, तो ठीक है भाई आ जाओ रणभूमि के अंदर। बैटल ऑफ चंदेरी मध्य प्रदेश के अंदर ये लड़ा गया था 1528 में। चंदेरी में क्या होता है, एक चीज बनती है जिसका जीआई टैग है, जल्दी बताओ चंदेरी के क्या फेमस है? साड़ियां। इसके ऊपर एक मूवी आई थी वरुण धवन और अनुष्का शर्मा की, अगर आपको याद हो, सुई धागा। बैटल ऑफ चंदेरी 1528 ही में। दिस बैटल वॉज फॉट बिटवीन बाबर एंड मेदिनी राय, राजा मेदिनी राय चंदेरी का, मालवा रीजन के अंदर, द राजपूत रूलर ऑफ मालवा। बड़े ही शानो शौकत के साथ और मूंछों को ताव देने वाले जो राजपूत फोर्सेस जो थी वो लड़े इस वॉर में। बाबर फेस लिटिल डिफिकल्टी, कोई ज्यादा उसको मुशक्कत नहीं, मेहनत मुशक्कत नहीं करनी पड़ी इसको मेदिनी राय को ओवरकम करने के लिए, हराने के लिए। विद हिज डिफीट रेजिस्टेंस अक्रॉस राजपूताना वॉज कंप्लीटली शटर्ड, मतलब मेदिनी राय के हारने के बाद राजपूतों की कमर टूट गई, उनके कंधे टूट गए, कोई आवाज उठाने को तैयार नहीं उसके बाद बाबर के खिलाफ। लेकिन बाबर हैड टू हावर कट शॉर्ट हिज प्लान ऑफ फर्दर कैंपेन्स इन द एरिया, क्योंकि ईस्टर्न उत्तर प्रदेश में जो अफगान थे वो काफी ज्यादा डिस्टर्बेंसेस क्रिएट कर रहे थे, अब इनको शांत करवाने की बारी थी। तो अगला बैटल अगले ही साल 1529 में बिहार के पास लड़ा जाने वाला बैटल ऑफ घाघरा। ये बैटल बाबर और अफगान कमांडर महमूद लोदी, मतलब अफगान, देखो कमांडर अब मैं इसलिए बोल रहा हूं, सुल्तान इसलिए नहीं बोल सकता, दिल्ली सल्तनत खत्म हो गई है, ठीक है। महमूद लोदी कौन था? ये छोटा बेटा सिकंदर लोदी का, है ना। दिस वॉर वॉज फॉट बिटवीन बाबर एंड महमूद लोदी, ब्रदर ऑफ इब्राहिम लोदी, हेड ऑफ द अफगान चीफ्स, विद द सपोर्ट ऑफ नुसरत शाह ऑफ बंगाल, जिसके बारे में मैंने पढ़ा था प्रीवियस चैप्टर में। अफगान जो है दे सरेंडर्ड दिल्ली, लेकिन ये फिर भी एक पावरफुल फोर्स है ईस्ट में, बिहार में एंड पार्ट्स ऑफ जौनपुर। हालांकि जो बाबर था, ही कंपेयर्ड द बंगाल एंड द अफगान आर्मीज टू रिट्रीट, बट ही कुड नॉट विन अ डिसाइसिव विक्ट्री, मतलब जीता लेकिन पूरी तरीके से, कि अब जैसे कि उसने राजा मेदिनी राय को जब हराया तो राजपूताना साइड से सालों सालों तक कोई भी दोबारा बाबर के सामने खड़े होने की हिम्मत नहीं करेगा, मुगल फोर्सेस के सामने खड़े होने की हिम्मत नहीं करेगा। लेकिन बैटल ऑफ घाघरा में जो कि उसने महमूद लोदी के खिलाफ लड़ा, अफगान जो है उन्होंने दिल्ली सरेंडर कर दिया, बट दे वर स्टिल पावरफुल इन द ईस्ट, बिहार एंड पार्ट्स ऑफ जौनपुर। ऑल्दो बाबर कंपेल्ड द बंगाल एंड द अफगान आर्मीज टू रिट्रीट, वो डिसाइसिव विक्ट्री नहीं जीत सका, कि मतलब ये एक बैटल है जिसमें मैं ये कह सकूं कि मैं ही जीता हूं। थोड़े टाइम के बाद बाबर की मृत्यु हो जाती है 1530 ईस्वी में आगरा में, जब वो काबुल की तरफ जा रहा होता है। ही वॉज बरीड इन अरमबाग इन आगरा एंड लेटर हिज बॉडी वॉज टेकन टू काबुल। बाबर का क्या कहते हैं इसको, टॉम को, मकबरा है ना, हाँ, बाबर का मकबरा काबुल में। काबुल कहां पर है, किसकी कैपिटल? अफगानिस्तान। तो शहनिया होकर आना, ठीक है। तो सिग्निफिकेंस क्या है बाबर के इंडिया में आने की? इससे हमें मतलब क्या फायदा क्या हुआ हिंदुस्तान को, या फिर इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? फायदा नुकसान छोड़ो, इंपॉर्टेंस क्या है इसकी? नंबर 1,
नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर पर अभी तक जो घुसपैठ होती रहती थी, जो इन्वेजन होती रहती थी, बाबर खुद भी एक इन्वेडर के तौर पर ही आया था, लेकिन जब खुद आप अगर खुद चोर हो, मान लो, आप अपने घर का बहुत ध्यान रखोगे कि जब आप चोर थे तो आप चोरी किस किस प्रकार से करते थे, उन सब चीजों की सिक्योरिटी बहुत अच्छे से रखोगे। तो एक्सटर्नल इन्वेजन्स के ऊपर इसने लगाम लगाना शुरू करी। ही मेंटेन स्ट्रिक्ट सिक्योरिटी फ्रॉम एक्सटर्नल इन्वेजन, स्पेशली फ्रॉम द एरिया ऑफ नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर। पहली बार जब से कुशान एम्पायर गिरा था इतिहास में, तो काबुल एंड गांधार दे बिकेम द इंटीग्रल पार्ट्स ऑफ द मुगल एम्पायर। लास्ट टाइम कुशान एम्पायर ने इनको मर्ज करा था इन एरियाज को, याद है? कुशान एम्पायर सीमित था नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर के आसपास। एंड दिस नॉट ओनली स्ट्रेंथन ट्रांस एशियन फॉरेन ट्रेड, as these two cities were the starting point for caravans meant for China in the east and Mediterranean seaports in the west। मतलब वही आपका इलाका अरेबिया वाला, सेंट्रल एशिया, मिडिल ईस्ट वाला इलाका, यहां से आपको एक अच्छा खासा एरिया मिल जाता है सेंट्रल एशिया तक जाने के लिए। एंड काबुल एंड कांधार, इसको जब इसने मर्ज कर गांधार, जब इसको इसने मर्ज कर लिया यहां पर, जिसको एंशिएंट हिस्ट्री में वैसे कांधार ही बोलते थे, काबुल एंड गांधार जो है, जब इसने इसको मर्ज कर लिया मुगल एम्पायर के अंदर, तो दीज टू सिटीज वर द स्टार्टिंग पॉइंट्स फॉर द कैरावान्स, जो कि चाइना तक जाएंगी। और चाइना तक कौन सी रूट जाती है? ऊपर सिल्क रूट, वहां तक चला जाएगा सामान। और वेस्टर्न साइड पे कहां पर? मेडिटेरियन सी पोर्ट, यहाँ की मेडिटेरियन सी के पास, सेंट्रल एशिया से होते होते। बट ऑल्सो सिक्योर द नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर एज दे वर द स्टेजिंग प्लेसेस फॉर इन्वेजन। इसने एक ऑल इंडिया एम्पायर की स्थापना करी बाय ब्रेकिंग द पावर ऑफ राजपूत कॉन्फेडरेसी। इसने नया मोड ऑफ वॉरफेयर इंट्रोड्यूस करा एंड ही लेड टू द पॉपुलराइजेशन ऑफ गन पाउडर। देख रहे हो? अराइवल ऑफ बाबर इन इंडिया लेड टू द, यूपीएससी ने क्या पूछा था, क्या लाइन दी थी? इंट्रोडक्शन ऑफ गन पाउडर। और वो इंट्रोड्यूस किसने करा था? महमूद गबन ने। ठीक है, हाँ, पॉपुलराइजेशन ऑफ गन पाउडर, कैवलरी एंड आर्टिलरी इन इंडिया। हालांकि गन पाउडर पहले भी यूज होता था। अब देखो, जब जो कोई इस लाइन को अगर सीख के चला जाता, अब वो अलग बात है कि पुनर्मला भैया उस टाइम पर नहीं आती थी ये बुक, लेकिन एक बुक आती थी, ओल्ड एनसीईआरटी होती थी ग्रीन कलर की, मेडिवल इंडियन हिस्ट्री को पढ़ने के लिए। ठीक है, उसके अंदर ये वाली लाइन दे रखी है, ऑल्दो गन पाउडर वॉज यूज अर्लियर टू इन इंडिया। ये वाली लाइन दे रखी है, ऑल्दो गन पाउडर वॉज यूज अर्लियर टू इन इंडिया, इट इज बाबर हु पॉपुलराइज इट, इसको पॉपुलर करा। ही रीएस्टैब्लिश्ड द अथॉरिटी ऑफ किंग इन दिल्ली। राजा इतना पावरफुल नहीं माना जाता था सिंस द डेथ ऑफ फिरोज शाह तुगलक, लेकिन उसने दोबारा कि दिल्ली के तख्त पर जो बैठेगा वो एक पावरफुल सुल्तान होगा, इसने दोबारा दिल्ली के तख्त पर बैठने वाले सुल्तान की प्रेस्टीज को वापस करा। इसने एक मिसाल कायम करी, ही लेड बाय एग्जांपल एंड वाज ऑलवेज प्रिपेयर्ड टू शेयर द हार्डशिप्स ऑफ द सोल्जर्स। सैनिकों को कोई भी दुख है, दर्द है, तकलीफ है, उनके साथ बिल्कुल हम्बल तरीके से बात करता था, उनका साथ देता था, उनकी पीड़ा को, उनके दुख तकलीफ को अपनी पीड़ा दुख तकलीफ समझता था, जिसकी वजह से लोग इसके सपोर्ट में बहुत रहते थे। जैसा कि मैं आपको बताता हूं ना मयूर, एडमिनिस्ट्रेटिव बनने के बाद जो छोटे कर्मचारी हैं उनका हमेशा साथ देना, वरना आपका ड्राइवर आपसे क्या कहता रहेगा हमेशा? सर हम आपकी बड़ी इज्जत करते हैं, लेकिन करेगा नहीं मन से। कभी भी जब आप एक टॉप रैंक पर होते हो, हमेशा ये वाली चीज याद रखना, जो छोटे ऑफिसर्स होते हैं बहुत ज्यादा, बहुत जो आपके पोस्ट पे मतलब दूर दूर तक आते ही नहीं है, ऑफिसर भी छोड़ो, माली ड्राइवर तक, आप उनका साथ दो, वो आपके लिए प्राण न्यौछावर तक करने को तैयार हो जाएंगे। और जो इंफॉर्मेशन वो आपको निकाल के देंगे ना, जो ग्राउंड लेवल पर हरकत जो हो रही है कि आपके खिलाफ कोई षड्यंत्र रचा जा रहा है, जो खबर उनको होगी ना, वो आपको कभी भी नहीं हो सकती है, और हमेशा वो उससे पहले आपको पहली चौकन्ना कर देंगे। ये चीज याद रखना, अगर आपको सल्तनत में आने के बाद अगर अपनी सल्तनत को बढ़ावा देना है तो। हालांकि ये एक ऑर्थोडॉक्स सुन्नी मुस्लिम था, ही वॉज नीदर बाइगॉटेड नॉर लेड बाय रिलीजियस डिवाइन्स।
ऐसा नहीं था, लेकिन ये कि शिया से चिढ़ रहा है, हिंदू से चिढ़ रहा है, क्रिश्चियन से चिढ़ रहा है, ये धर्म को लेकर धर्म की आड़ में कुछ भी काम नहीं करता था। ही वॉज अ डिवाउटेड फॉलोअर ऑफ नक्शबंदिया सूफी ख्वाजा उबैदुल्ला अरहर। नक्शबंदिया सूफी ख्वाजा उबैदुल्ला अरहर। आपने चीज नोटिस करी, बाबर जो था वो काबुल के रास्ते वापस जा रहा था और मर गया। कार्यकाल बहुत छोटा रहा इसका हिंदुस्तान में। अगर आप यहां पर इसको देखो, कहेंगे 1526 से 1530 तक का है ना। अगर आपने भक्ति सूफी चैप्टर कभी पढ़ा है या सुना है, आप जानते होगे, मैंने 12th क्लास में जब थीम 2 कवर करवाई थी, आपको भक्ति सूफी चैप्टर कवर करवाया था, वहां पर मैंने आपको एक सिलसिला सिस्टम बताया था, अगर आपको याद हो। जैसे अल्बर्ट्स बताया मैंने आपको, नैनर्स बताया मैंने, अंडल के बारे में आपको बताया, कराईकर अमरियार के बारे में बताया। फिर जब सूफिज्म के बारे में बात होती है तो सिलसिला सिस्टम मैंने आपको पढ़ाया था। सिलसिला शरिया कुछ नहीं होता, स्कूल्स होते हैं, स्कूल्स होते हैं, अलग अलग सूफी संतों के स्कूल्स होते हैं। जैसे मैं आपको एक बात बताऊं, जैसे श्री हम लोग हिंदुज्म के अंदर नहीं कहते कि ये 4 मठ हैं हमारे, है ना, तो ये बद्रीनाथ के पहाड़ों में ये ऋषि रहते हैं, वो केदारनाथ में रहते हैं, ये हिमाचल से आए हैं, ये नॉर्थ ईस्ट से आए हैं, ये दक्षिण भारत में आए हैं, है ना। तो ऐसे ही ना मुसलमानों में जो सूफी संत होते हैं उनका क्या होता है, शायनिक सिलसिला सिस्टम होता है, उनका स्कूल्स होते हैं। जैसे अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये जो फॉर्म ऑफ म्यूजिक मैं बोलने जा रहा हूं, ये कौन से धर्म के साथ एसोसिएटेड है? मतलब मुझे धर्म नहीं बोलना चाहिए, लेकिन कौन से धर्म के लोगों ने इसको शुरुआत करी इसकी? मैं नाम दे रहा हूं आपको, कवाली। बताओ कवाली कौन से रिलीजियस लोगों के साथ एसोसिएटेड है? यानी कि धार्मिक गाने नहीं होते हैं फिर भी, लेकिन मैं आपको एक बात बोल रहा हूं कि कौन से धर्म के लोगों ने इसको शुरुआत करी थी इसकी, कवाली की? इस्लाम ना। तो बताओ, कवाली की भी एक स्कूल और एक फॉर्म होते हैं कि नहीं होते हैं? जैसे अगर आप क्लासिकल म्यूजिक को देख लो, हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक को देख लो, तो श्रेया राग और ताल के भी स्कूल होते हैं कि नहीं होते हैं? होते हैं, बिल्कुल होते हैं, है ना। ऐसे ही कंफ्यूज मत होना, ये जो नक्शबंदी है ना, नक्शबंदी एक सिलसिला है, एक सिलसिला है, एक स्कूल है, उसके संत है। ये नाम इनका ये है, सूफी ख्वाजा उबैदुल्ला अरहर, नक्शबंदी सिलसिला से बिलोंग करते हैं। ये वाली बात बस आप एक चैप्टर और रुक जाओ, उसके बाद भक्ति सूफी करवाने वाला हूं, आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी। ठीक है। इतिहास में आप लोगों ने एक चीज हमेशा देखी होगी, एंशिएंट हिस्ट्री ले लो चाहे कोई भी ले लो, जब भी एक ऋषि मुनि किसी राजा के द्वार आ रहे हैं तो राजा मयूर अपनी गद्दी छोड़कर सेवा करने के लिए पहुंचाता वहां पर जाकर कि ब्लेसिंग्स मिलेंगी। ऐसी बाबर जो है इनकी काफी सेवा करता था और बाबर काफी मानता था इनको, और ये भी बाबर की काफी इज्जत करते थे। He was deeply learned in Persian and Arabic and is regarded as one of the two most famous writers of his mother tongue Turkish. बाबर की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है, डेविड में थोड़ा टॉपिक से। He wrote his memoir in Turkey known as Tuzuk-i-Babri या फिर ऑटोबायोग्राफी known as बाबरनामा। इसको पर्शियन के अंदर ट्रांसलेट करा गया था, तुर्की भाषा में लिखा गया था, ये बाद में पर्शियन में ट्रांसलेट करा गया था बाय अब्दुल रहीम खान खाना एंड ही ऑल्सो रोड मसनवी। बाबर नाम है इसकी ऑटोबायोग्राफी, और एक वर्क उसने और रखा था मसनवी। कुदरत का काफी ज्यादा चाहने वाला था, कुदरती चीजें काफी अच्छी लगती थी इसको, फ्लोरा फोना। He was a keen lover and observer of nature and has described the flora and fauna of India in great details. He introduced Charbagh and symmetrical laid out gardens with running water and fountains. दिखाऊं चारबाग सिस्टम कैसा होता है, ये चारबाग क्या है? ये देख रहे हो, सिमेट्रिकल गार्डन्स जिसके 4 डिवीजन हो। ये सेम एरिया क्या नहीं है? बताओ, ये 4 एरिया, 1 2 3 4, इनका शायद आप क्या कह सकते हो, एरिया का चेंज होगा क्या? कुछ फर्क होगा क्या?
सेम प्लान, सेम जमीन, सेम एरिया, इससे बनाया गया। एक स्क्वायर जमीन, उसके 4 टुकड़े करे जा रहे हैं, 4 डिवीजन करी जा रही है उसकी। ये 4 भाग सिस्टम था, और ये हुमायूं के मकबरे में भी हमें देखने को मिलता है। यहां पर 2, यहां पर 2 पीछे, ठीक है। ही इंट्रोड्यूस 4 भाग सिस्टम एंड सिमेट्रिकल लेड आउट गार्डन्स विद रनिंग वाटर्स एंड फाउंटेन्स। अब ये रनिंग वाटर्स एंड फाउंटेन्स की भी बात हो रही है। ये पानी और जैसा रनिंग वाटर या फाउंटेन अगर आपको दिखाऊं, ये ताजमहल के अंदर भी फाउंटेन सिस्टम आपको देखने को मिलता है, पता है मेरी बात आपको। ये लोग फाउंटेन सिस्टम के ना दीवाने थे बहुत ज्यादा। यहां पर चलते हुए कोई फोटो नहीं है क्या? ये लगे हुए हैं बीच में, लेकिन कोई वैसी फोटो नहीं आ रही जिसमें चलता हुआ देखे आपको। चलते हैं, लेकिन इसने 2 मस्जिद का निर्माण करवाया था, एक पानीपत में एंड अनदर एट संभात इन रोहिलखंड, ठीक है, रोहिलखंड रीजन। तो इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही। बाबर के बारे में कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से हमने इसका इतिहास डिस्कस करा एंड कैसे इसने मुगल एम्पायर की नींव रखी हिंदुस्तान के अंदर, इब्राहिम लोदी को मारकर इन द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे बाबर के बेटे की, और इनके सारे के सारे खानदान वालों को हम देखेंगे, हुमायूं, अकबर, शाहजहां, औरंगजेब, इन सबको, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।